हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी बेहतर होंगे, मस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 2 हमारा चल रहा है। आज की इस वीडियो में यहाँ पे हम दो ही बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, जिनमें कि दो बहुत इम्पोर्टेंट अंतर हैं। पहला अंतर है क्या, स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर यानी डिफरेंसेस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। और सेकंड जो डिफरेंस है वो है पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन के मध्य, यानी दूसरा जो अंतर है वो है परागण और निषेचन के मध्य। तो देखिए पहला अंतर क्या है, स्वपरागण व परपरागण में अंतर। देखिए ये दो अंतर ऐसे हैं जो कि कोई ना कोई अंतर डेफिनेट रूप से आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो यदि हम बात करते हैं स्वपरागण और परपरागण की, तो देखिए एक साइड क्या है हमारा सेल्फ पॉलिनेशन यानी कि स्वपरागण, वहीं दूसरी साइड है क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण। देखिए इसके पहले हमने स्वपरागण व परपरागण की जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दी है। अभी तक यदि आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। देखिए यदि हम बात करते हैं स्वपरागण की, तो बेसिकली स्वपरागण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। मतलब बेसिकली यह जो क्रिया होती है एक ही पौधे के नर व मादा पुष्पों के बीच होती है। मतलब कोई भी परागकण यदि पुष्प से निकलेगा तो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र की सतह पर गिरेगा या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प की वर्तिकाग्र की सतह पर गिरेगा। तो कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि यह एक ही पौधे के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। देखिए यदि हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन की, तो यह परागण जो है बेसिकली एक ही जाति के दो पौधों के नर एवं मादा पुष्पों के बीच होती है। मतलब यहाँ पे दो पौधों का होना अनिवार्य है। तो दो अलग अलग पौधों के पुष्पों के बीच यदि परागण की क्रिया होती है तो इस प्रकार के परागण को हम क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन यानी कि परपरागण कहते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है इनके मध्य कि इसके लिए बेसिकली पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। कोई भी यदि पौधा है तो इसके लिए पौधों का द्विलिंगी होना आवश्यक है। मतलब पौधे में यदि पुष्प में बेसिकली दोनों लिंग उपस्थित हैं, मतलब हम कह सकते हैं कि यदि नर व मादा युग्मक दोनों उपस्थित हैं तो इस प्रकार से स्वपरागण की क्रिया एक ही पौधे में संपन्न हो जाएगी। तो इसके लिए बेसिकली पौधे का द्विलिंगी होना आवश्यक होता है। वहीं यदि हम बात करते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, तो इसके लिए ऐसी कोई भी कंडीशन लागू नहीं होती है। इसके लिए पौधों का एक लिंगी होना आवश्यक है। जब पौधे एक लिंगी होंगे तो उनमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, परपरागण होगा। अगला डिफरेंस क्या है कि स्वपरागण के लिए देखिए हमने आपको क्या बताया था कि कई सारे जो है अपने आप में उपाय करने पड़ते हैं। जैसे पुष्पों को आकर्षक होना पड़ता है, इसके अलावा पुष्पों को सुंदर होना पड़ता है, मकरंद युक्त होना पड़ता है जिससे कि इनकी ओर क्या हो, कीट आकर्षित हो। तो इस प्रकार से इनकी कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। स्वपरागण में किसी भी प्रकार से ना तो पुष्प का आकर्षक होना, ना तो मकरंद युक्त होना, ना तो सुंदर होना कोई भी मान्य नहीं होता। मतलब इनके लिए कोई भी आवश्यकता नहीं होती है कि पुष्प आकर्षक हो या कि मकरंद युक्त हो। लेकिन परपरागण की यदि हम बात करते हैं तो इसके लिए बेसिकली पौधों का जो आकर्षक होता है और इसके अलावा सुंदर व मकरंद युक्त होना आवश्यक होता है, क्योंकि जब पुष्प आकर्षक व मकरंद युक्त होंगे तभी तो कीट इनकी ओर आकर्षित होंगे और दूसरे पौधे से कीट जब इनकी ओर आकर्षित होंगे इस प्रकार से परपरागण की क्रिया संपन्न होगी। अगला डिफरेंस क्या है इनमें कि इसके लिए कम परागकणों की आवश्यकता होती है। जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है इसके लिए बेसिकली कम मात्रा में पोलन ग्रेन की आवश्यकता होती है। वहीं यदि हम बात करते हैं परपरागण की, तो इसके लिए अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। क्योंकि देखिए एक पुष्प से जब एक पौधे से जब दूसरे पौधों में परागकण जाएंगे किसी भी माध्यम से, तो कुछ ना कुछ माध्यम में उनकी क्या हो जाएगी, क्षति हो जाएगी, गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से उनकी हानि भी हो जाती है कुछ मात्रा में, जिस कारण से अधिक परागकणों की आवश्यकता होती है। अगला डिफरेंस क्या है इनमें कि इससे बने जो बीज होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, वह हल्के होते हैं, इसके अलावा छोटे होते हैं। मतलब स्वपरागण के परिणाम स्वरूप यदि उत्पन्न कोई भी बीज है तो वो संख्या में कम बनते हैं, हल्के होते हैं और कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं परपरागण की, तो इससे बने जो बीज होते हैं वो अधिक मात्रा में बनते हैं, बीज भारी होते हैं और बीज बड़े आकार के भी होते हैं। अगला डिफरेंस क्या है कि विभिन्नता एवं विकास की संभावना कम रहती है। स्वपरागण में एक यही डिसएडवांटेज होता है कि इनमें विभिन्नता और विकास की संभावना कम रहती है। तो ये डिफरेंस क्या है कि स्वपरागण में बेसिकली विभिन्नता एवं विकास की संभावना कम रहती है। वहीं यदि परपरागण में यदि हम बात करते हैं तो विभिन्नता एवं विकास की संभावना जो है निरंतर बनी रहती है। अगला डिफरेंस क्या है कि इस परागण से क्या होता है कि पौधे की जो शुद्धता होती है वो
हमेशा बनी रहती है। और यदि हम बात करते हैं पर परागण में, तो इस परागण से पौधे के गुणों की जो शुद्धता होती है वो पूर्णतः क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं उनको आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि स्वपरागण व परपरागण के मध्य अंतर कई बार पेपर में पूछा भी जा चुका है। दूसरा डिफरेंस है हमारा परागण व निषेचन में अंतर, यानी डिफरेंसेस बिटवीन पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। देखिए परागण की क्रिया की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि परागण की क्रिया क्या होती है कि जब पराग कण जो हैं किसी भी पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र की सतह पर गिरते हैं तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है, परागण कहलाती है। वहीं निषेचन की यदि हम बात करते हैं तो निषेचन की क्रिया में क्या होता है कि आपस में नर व मादा युग्मक मिलते हैं, और जब आपस में नर युग्मक व मादा युग्मक मिलते हैं इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक संलयन या निषेचन कहते हैं। दूसरा डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया में अंत में दो नर युग्मक बनते हैं। पराग कण की संरचना में आपने देखा होगा कि अंत में इसके क्या बनते हैं, दो नर युग्मक, यानी दो मेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है। वहीं जो निषेचन होता है इसके अंत में युग्मनज बनता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, आपस में जब नर युग्मक व मादा युग्मक मिल जाते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप क्या बन जाता है, इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज यानी कि जाइगोट बन जाता है। अगला डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया में बेसिकली अगुणित कोशिका भाग लेती है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि परागकण की क्रिया में या परागण की क्रिया में बेसिकली इसमें कौन कौन सी कोशिका भाग लेती है, तो खाली और खाली केवल अगुणित यानी कि हेप्लॉइड सेल भाग लेती है। वहीं निषेचन की यदि हम बात करते हैं तो इस क्रिया में अगुणित कोशिकाएं मिलकर के द्विगुणित कोशिका बनाती है, मतलब इसमें भी अगुणित कोशिकाएं मिलती है और आपस में मिलकर के एक द्विगुणित कोशिका का निर्माण करती हैं जो कि जाइगोट या युग्मनज कहलाता है। अगला डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया के लिए बेसिकली सामान्यतः माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। परागण की क्रिया के लिए बेसिकली माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। वहीं यदि हम बात करते हैं निषेचन की तो इस क्रिया में माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगला डिफरेंस क्या है कि इस क्रिया में देखिए क्या होता है कि जो इस क्रिया के बाद जो पुष्प होते हैं उनमें सामान्यतः आकारिकीय परिवर्तन नहीं होता है, मतलब परागण की क्रिया के परिणाम स्वरूप हो जाने के बाद भी जो पुष्प की संरचना होती है उसमें कोई भी मॉर्फोलॉजिकली चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन यदि हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की तो इस क्रिया के बाद जो पुष्प होते हैं वो बेसिकली फल यानी फ्रूट्स और सीड में बदल जाते हैं। और ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जा चुका है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है। तो निषेचन के बाद देखिए दो ही परिवर्तन होते हैं। एक परिवर्तन क्या होता है, अंडाशय जो होता है वो फल में बदल जाता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप या निषेचन के बाद अंडाशय से क्या बनता है, तो अंडाशय से फल बनता है। वहीं जो बीजांड होता है वो किस में बदल जाता है, बीज में बदल जाता है। तो इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार आपके एग्जाम में पूछे भी जा चुके हैं। इन दोनों डिफरेंस को आपको अच्छे से समझना है और तैयार करना है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।